नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी दिल्ली चुनाव में यमुना पर गहराई सियासत की, महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े प्लान की, देखेंगे बाबा सिद्दीकी मर्डर केस पर संसदीय खेस खुलासे को, वक्फ बिल पर मचे बवाल को, बागपत हादसे पर घिरी योगी सरकार को, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे भारत के साथ संबंधों पर ट्रंप के दोहरे रवैये की। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली चुनाव के बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से की एक और मांग, बोले किसानों और मध्यम वर्ग के कर्ज किए जाए माफ। दिल्ली के दंगल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने की रैली, वाल्मीकि मंदिर में की पूजा, दलित बस्ती में महिलाओं से किया सीधा संवाद। उत्तराखंड में आज से शुरू हुआ 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, देहरादून पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने किया खेलों का शुभारंभ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी मुश्किलें, बिहार में परिवार दर्ज, महाकुंभ में स्नान को लेकर दिया था बयान। अयोध्या में उमड़ी भारी भीड़, 2 दिनों में 6 लाख से ज्यादा भक्तों ने किया रामलला के दर्शन, महाकुंभ में भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली चुनाव की तारीख नजदीक आते आते सियासी हलचल लगभग तेज होती दिखाई दे रही है। अंतिम चरण में आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी बढ़ गया है। इसी कड़ी में आप मुख्य अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में सियासी तपिश बढ़ी हुई है। सभी राजनीतिक दलों के जुबानी हमले भी तेजी पकड़ते जा रहे हैं। इस बीच चुनाव में एक बार फिर यमुना के पानी का मुद्दा बड़ा हो गया है। दरअसल बीते दिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा से दिल्ली आ रहे यमुना के पानी में वहां की बीजेपी सरकार ने जहर मिला दिया है। उन्होंने ये आरोप उस समय लगाया जब यमुना के पानी में अमोनिया लेवल बढ़ गया है। ऐसे में केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान पर दिल्ली से लेकर हरियाणा तक सियासी पारा चढ़ गया है, जिस पर अब बीजेपी से लेकर कांग्रेस ने भी आप पर पलटवार किया है। हरियाणा के सीएम नवाब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर झूठ बोलने के आरोप लगाया। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य अधिकारी की रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहरीले पानी के झूठे बयान की पोल खोल दी है। यही वजह है कि केजरीवाल का राजनीतिक करियर पर झूठी कल्पनाओं और फिल्मी कहानियों का बड़ा प्रभाव रहा है। इसी के साथ कांग्रेस के पूर्व सांसद और नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, कई दिनों से दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली के पानी को आप सरकार और अरविंद केजरीवाल ने गंदा किया है। इसके लिए उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि यमुना के पानी में जहर आ रहा था। ऐसे में दिल्ली चुनाव के बीच ये मुद्दा उठने के बाद राजनीति तेज हो गई है। बताते चले, अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पालम में एक जनसभा में बीजेपी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया था कि हरियाणा से आने वाले पानी में बीजेपी सरकार ने जहर मिलाकर भेजा है। यानी एक बार फिर यमुना के मुद्दे पर बीजेपी और आप आमने सामने आ गई है। देखना होगा आने वाले वक्त में इसका क्या असर देखने को मिलता है। दिल्ली के साथ ही महाराष्ट्र में भी सियासी हलचल लगभग बढ़ी हुई है। एनडीए गठबंधन में उठापटक का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के बयानों से भी राज्य में सियासी पारा बढ़ा हुआ है। इस बीच राउत ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही बीजेपी केंद्र में बहुमत में आने वाली है और बीजेपी को जितने भी सहयोगी दल हैं वो सब टूट जाएंगे। तो क्या है पूरा मामला और क्या है बीजेपी का प्लान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से सहयोगी दलों के दबाव में दिखाई दे रही है और यही वजह है कि बिहार में नीतीश कुमार के तेवर बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा रहे हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी दल शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार उन्हें आग दिखा रहे हैं। हालांकि अब ये दबाव जल्द खत्म होने वाला है, जिसकी भविष्यवाणी विपक्षी नेता ने कर दी है। दरअसल शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में चल रही उथल-पुथल को देखते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों की सेंध लगाने की तैयारी में जुटी हुई है। इंडिया गठबंधन में सेंधमारी में बीजेपी फेल हो गई, इसलिए अब वो सहयोगी दलों को तोड़ने की कोशिश में लग गई है। पुणे जिले के पिंपरी चिंचवड़ में बोलते हुए संजय राउत ने बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर कहा, जो लोग महाराष्ट्र के दुश्मन है हम उनके साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। ये हमारा स्वाभिमान है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को लूटा और सब कुछ गुजरात ले गए। भाजपा पार्टी को तोड़ने के लिए आतुर है। इसी के साथ राउत ने दावा किया कि बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टियों को भी तोड़ देगी। इतना ही नहीं, राउत ने एकनाथ शिंदे की बीजेपी से नाराजगी को लेकर कहा, शिंदे के पास कोई विकल्प नहीं था। अपनी पार्टी बचाने और अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों को रुकवाने के लिए उन्हें सरकार के पास जाना पड़ा, लेकिन असली शिवसेना और एनसीपी टूट गई है।
बीजेपी को पार्टी में फूट डालने की जल्दी है, उसके मुंह में खून लग गया है। एक आदमखोर शेर की तरह खूंखार हो गई है। ऐसे में राउत के बयान से महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक सियासी हलचल तेज हो गई है। बता दें, बिहार में नीतीश कुमार को लेकर भी यही दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को साइडलाइन करने में लगी हुई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी के निशाने पर टीडीपी भी है। राउत ने तंज कसते हुए कहा, बीजेपी की तो आदत है मित्र दलों को कमजोर करना और उन्हें तोड़ना। पहले उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया और अब जो लोग उनके साथ है वैसा ही उनके साथ भी किया जा रहा है। बता दें, लोकसभा में इन तीनों दलों के पास 35 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास 240 सीटें और लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इन तीनों दलों की सेंधमारी करके 272 के सदस्यों के समर्थन में जुटी हुई है। बहरहाल देखना होगा राउत का दावा कितना सच साबित होता है। संजय राउत के दावों से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं, ये जल्द पता लग जाएगा। लेकिन इस बीच एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बीजेपी नेता का नाम सामने आने से बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ गई। इसी के साथ विपक्षी नेताओं के सारे दावे भी सच हो गए, जिसके बाद राज्य में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई के मशहूर नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बीजेपी नेता मोहित कंबोज का नाम आने के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी के साथ बीजेपी सरकार की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब इस मामले पर विपक्ष की तरफ से फडणवीस सरकार पर गंभीर सवाल उठाए जा चुके हैं। ऐसे में इस केस में बीजेपी नेता का नाम शामिल होना कई सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान ने बीजेपी नेता मोहित कंबोज का नाम लेकर बड़ा दावा किया है। पुलिस को दिए अपने बयान में जीशान ने कहा है कि कुछ बिल्डर स्लम को हटाकर बिल्डिंग बनाना चाहते थे, जिसका मेरे पिता ने पुरजोर विरोध किया था। इस विरोध की वजह से पिता बिल्डरों के निशाने पर आ गए थे। जानकारी के मुताबिक बांद्रा में स्लम परियोजना के तहत झुग्गी झोपड़ी को हटाकर बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव था। इस मामले में बाबा सिद्दीकी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। जीशान के मुताबिक हत्या के दिन पिता ने अपनी निजी डायरी में मोहित कंबोज का नाम लिखा था। मोहित और पिता की व्हाट्सएप पर बात भी हुई थी। मोहित बिल्डिंग के निर्माण को लेकर ही पिता से मिलना चाहते थे। इतना ही नहीं, जीशान ने अपने बयान में पूरे केस में बड़े बिल्डरों को भी शामिल करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जांच में बांद्रा स्लम प्रोजेक्ट को भी रखा जाए, जिससे मामले की सही तरीके से जांच हो सके। वहीं जीशान के बयान में नाम आने के बाद मोहित कंबोज ने प्रतिक्रिया दी है। मोहित का कहना है कि पूरे मामले में जीशान के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बाबा सिद्दीकी मेरे अच्छे दोस्त थे, हफ्ते में 2 से 3 बार मैं उनसे बात करता था। कंबोज के मुताबिक हत्या के दिन उसी शाम मेरी बात बाबा सिद्दीकी से हुई और वे एनडीए के नेता थे। हम दोनों में राजनीति और नॉर्मल बातें होती रहती थी। मैं भी बांद्रा में रहता हूं और सिद्दीकी भी यहीं पर रहते थे। बताते चले 12 अक्टूबर 2024 को बांद्रा में दफ्तर के बाहर पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में पुलिस ने 3 शूटर को गिरफ्तार किया था। साथ ही पूरे मामले में अब तक 4500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। वहीं पुलिसिया जांच पर बाबा सिद्दीकी के बेटे लगातार सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेता के इस केस में नाम आने से ये मुद्दा दोबारा गर्मा गया है। साथ ही बीजेपी सरकार पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम पर बनी जेपीसी ने बिल को मंजूरी दे दी है। बिल पर सहयोगियों के दबाव में आकर जेपीसी का गठन मोदी सरकार ने कर तो दिया था, लेकिन इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद विपक्षी सांसद भड़क उठे। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। वक्फ बिल में बदलावों को संसद की संयुक्त समिति यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने फाइनल मंजूरी दे दी है। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फाइनल मीटिंग में सभी 44 संशोधनों पर चर्चा हुई। इनमें से एनडीए सांसद के 14 सुझावों को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का नियम भी माना गया है, लेकिन वोटिंग के दौरान विपक्ष के सभी प्रस्ताव खारिज कर दिए गए। वक्फ संपत्तियों को रेगुलराइज करने के लिए बने वक्फ एक्ट 1995 की मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। इसके संशोधन बिल को लेकर पहले काफी हंगामे के बाद ये बिल जेपीसी को भेजा गया था। इतना ही नहीं, खुद मोदी सरकार के सहयोगियों ने भी इस पर कई सवाल खड़े किए थे। ऐसे में दबाव में आकर मोदी सरकार को ये बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजना पड़ा। हालांकि इस दौरान भी विपक्षी सांसदों ने उनकी आवाज को ना सुने जाने के आरोप लगाए और अब इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद दोबारा इस पर विपक्षी सांसद भड़क गए हैं।
वहीं बिल पर बात करते हुए बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि 44 संशोधनों पर चर्चा की गई। 6 महीने तक विस्तृत चर्चा के बाद हमने सभी सदस्यों से संशोधन मांगे। ये हमारी अंतिम बैठक थी, इसलिए बहुमत के आधार पर कमेटी ने 14 संशोधनों को स्वीकार किया। विपक्ष ने भी संशोधन सुझाए थे, हमने हर संशोधन को आगे बढ़ाया, उस पर वोटिंग हुई, लेकिन उनके समर्थन में 10 वोट पड़े, इसके विरोध में 16 वोट पड़े और वो मंजूर नहीं किया गया। यानी कुल मिलाकर पक्ष की तरफ से प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है। वहीं विपक्षी सदस्यों के संशोधन को खारिज कर दिया गया है। इस पर AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने भड़क गए हैं। उन्होंने इसे वक्फ को खत्म करने की कोशिश बताया। बता दें, समिति ने वक्फ बिल में NDA के सदस्यों के 14 प्रावधानों को स्वीकार किया है। वहीं विपक्ष की ओर से सभी 44 खंडों में बदलाव के प्रस्ताव लाए गए थे, जो वोटिंग के बाद खारिज हो गए। इस पर विपक्षी नेता भड़क उठे हैं। असुद्दीन ओवैसी ने इस पर कहा कि मैं अपने सहयोगी के विचारों से सहमत हूं। अगर आप इन संशोधनों को देखेंगे तो मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें ध्वस्त करने और खत्म करने के लिए हैं। ये संशोधन पूरी तरह से वक्फ बोर्ड को मजबूत करने या वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए नहीं, बल्कि अतिक्रमण करने वालों को पुरस्कृत करने के लिए पेश किए जा रहे हैं। ऐसे में इस पर विपक्षी सांसदों ने नाराजगी जाहिर की है। बहरहाल बिल पर बजट सत्र में ही कमेटी अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करेगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। यूपी के बागपत जिले में भगवान आदिनाथ के निर्माण लड्डू पर्व के मंच पर बनाने की तैयारियां मातम में तब्दील हो गई। कार्यक्रम के दौरान लकड़ी का मंच ढहने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें अब तक 7 लोगों की जान चली गई है, तो वहीं कई श्रद्धालु घायल भी बताए जा रहे हैं। ऐसे में अब हादसे को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ तो प्रयागराज में जुट रहे करोड़ों श्रद्धालुओं को लेकर यूपी प्रशासन और सरकार चाक चौबंद नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भीड़ और इंतजामों को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच यूपी पुलिस प्रशासन की एक और अनदेखी सामने आई है, जिसने महाकुंभ से लेकर बागपत तक योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल यूपी के बागपत स्थित बड़ौत में मंगलवार 27 जनवरी को जैन निर्माण महोत्सव चल रहा था। श्रद्धालु भगवान आदिनाथ भगवान को बारी बारी से लड्डू चढ़ाने के लिए स्टेज पर चढ़ रहे थे। तभी अचानक श्रद्धालुओं के बाहर से लकड़ी का 65 फीट ऊंचा मंच गिर गया। इस दौरान जो नजारा देखने को मिला उसने सभी के होश उड़ा दिए और देखते ही देखते इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई, जबकि हादसे में 50 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे को लेकर डीएम और एसपी ने जानकारी दी कि महोत्सव में पिछले 25-30 सालों से लगातार होता आ रहा है, इसके लिए परमिशन भी ली जाती है, लेकिन अचानक ये हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक कई सारे श्रद्धालु लड्डू चढ़ाने के लिए स्टेज पर खड़े थे। कुछ लोग को यहाँ तक कि सीढ़ियों पर भी खड़े हुए थे, जिससे स्टेज पर चढ़ा जाता है। तभी अचानक सीढ़ियां टूटी और लकड़ी का पूरा स्टेज गिर गया। स्टेज गिरने से वहां मौजूद कई लोग इसके नीचे दब गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस प्रशासन को सूचना मिली, जिसके बाद कई आला अधिकारी वहां पहुंचे। लेकिन इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि 25-30 सालों से चले आ रहे कार्यक्रम को लेकर क्या पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दूसरा सवाल ये कि जब मंच लकड़ी का था तो उस पर ज्यादा लोगों को क्यों जाने दिया गया। इसी के साथ तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि प्रयागराज श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ को देखते हुए रात भर सभी विभागों के अफसरों ने कई राउंड मीटिंग की। हालांकि उसके बावजूद भी ना तो यूपी का पुलिस प्रशासन वहां भीड़ को रोक पाने और मैनेजमेंट को संभाल पाने में सफल हो पा रहा है, और ना ही दूसरी जगहों पर पब्लिक कार्यक्रम में लोगों को उस तरह की सुविधाएं दे पा रहा है। ऐसे में इस हादसे को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि हादसे में 7 जानें चली गईं, उसका जिम्मेदार कौन है। बता दें, ये हादसा ऐसे वक्त में हुआ है जब मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। ऐसे में योगी सरकार इस हादसे पर निशाने पर आ गई है। ट्रंप ने पीएम मोदी से भारत के साथ निष्पक्ष व्यापार की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने बयान दिया कि अमेरिका उन देशों पर टैरिफ लगाएगा जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाते हैं। इन देशों की सूची में ट्रंप ने चीन और ब्राजील के साथ साथ भारत का भी नाम शामिल कर लिया है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए, तो क्या है ट्रंप की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बात हुई। इस बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया। ऐसे में अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद हुई इस बातचीत को काफी अहम माना जा रहा था।
लेकिन ट्रंप ने इस बातचीत के साथ ही अपने इरादों को एक बार फिर से साफ कर दिया है। दरअसल एक तरफ तो ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया और भारत के साथ निष्पक्ष व्यापार की बात भी कही। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने बयान दिया कि अमेरिका उन देशों पर टैरिफ लगाएगा जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, इन देशों की लिस्ट में ट्रंप ने चीन और ब्राजील के साथ साथ भारत का नाम भी शामिल किया है। यानी एक तरफ जहां ट्रंप भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की वकालत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो भारतीय सामान पर उच्च टैरिफ लगा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप के इस कदम को मुंह में राम बगल में छुरी की तरह देखा जा रहा है। लेकिन इन सब से एक बात तो साफ हो गई कि ट्रंप के इस रुख से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, ट्रंप ने सोमवार को फ्लोरिडा में एक रिट्रीट में हाउस रिपब्लिकन को बताया, हम उन बाहरी देशों और बाहरी लोगों पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं जो हमें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं और अपने देश को अच्छा बनाना चाहते हैं। ट्रंप ने पिछले हफ्ते दूसरे कार्यकाल के राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनका पहला रिट्रीट था। ट्रंप ने कहा कि चीन एक जबरदस्त टैरिफ निर्माता है, भारत, ब्राजील और कई अन्य देश भी ऐसे ही हैं। इसलिए हम ऐसा अब और नहीं होने देंगे क्योंकि हम अमेरिका को पहले रखने के लिए जा रहे हैं। याद हो, ट्रंप की जीत के बाद भारतीय मीडिया ने इसको भारत के पक्ष में दिखाया था। ट्रंप और नरेंद्र मोदी के अच्छे संबंध भी माने जाते हैं, लेकिन ट्रंप के सख्त एक्शंस अलग ही इशारे कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन पहले ही 18,000 भारतीयों को अमेरिका से निकालने का आदेश भी दे चुका है और अब टैरिफ बढ़ा भारतीय सामान के लिए अमेरिकी बाजार में मुश्किलें पैदा कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका और भारत के बीच व्यापार बढ़ने की बजाय कम हो सकता है, जो कि एक बड़ा झटका हो सकता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।